नमस्कार दोस्तों कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, यानी दुनिया के सबसे बड़ा सुख ये है कि हमारी काया को किसी प्रकार का दुख ना हो, हमारा शरीर किसी प्रकार से रोग मुक्त रहे, किसी प्रकार का रोग हमारे शरीर को ना हो। यही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे? मुझे लगता है कि अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, टबाको को ना कहें और अच्छा खाना खाएं, तो हम बहुत से रोगों से दूर रह सकते हैं, हमारा शरीर निरोगी रह सकता है और एक हेल्दी जीवन को हम जी सकते हैं। और आज वर्ल्ड नो टबैको डे पर हमारे साथ इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हैं शहर के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर नितिन खुटेटा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है धरती धौरारी में। नमस्कार। आज बहुत से विषयों पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन आज वर्ल्ड नो टबैको डे है। हम सभी को पता है सर कि टबैको शरीर को ख़राब करता है, ना केवल एक इंसान को बल्कि पूरे परिवारों को ये ख़त्म कर देता है। लेकिन फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं, जबकि टबैको पे लिखा हुआ होता है टबैको कॉजेस कैंसर। तो आज वर्ल्ड नो टबैको डे पर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? संदेश वर्ल्ड नो टोबैको डे पे है कि वी नीड फूड नॉट टोबैको जी। जैसा कि आपने बताया कि तंबाकू से किसी को फ़ायदा नहीं होता है जी। तो तंबाकू का सेवन क्यों किया जाए? ना करें। इसका कल्टीवेशन भी नहीं हो, इसका सेवन भी नहीं हो, तो उसके कारण जो होने वाली तकलीफ़ें हैं, जो परिवार को और जिस मनुष्य को जो ले रहा है उसको ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके जनित जो रोग, इतने सारे रोग जो तंबाकू के कारण होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे समाज के लिए, हमारे परिवारों के लिए अच्छा रहेगा। जी सर, हम सभी जानते हैं कि तंबाकू कैंसर का कारण होता है। तंबाकू बहुत ऐसी चीज़ है जिसको सेवन नहीं करना चाहिए हमें। और कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो कैंसर भी बहुत तरह के होते हैं। तंबाकू से होने वाले कैंसर कौन कौन से हैं सर? सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे। देखिए, तंबाकू का जो उपयोग किया जाता है वो चबा के किया जाता है, जिसमें गुटखा वगैरह का यूज़ होता है। स्मोकिंग के रूप में करते हैं लोग, बाग स्मोक करते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, इस तरह का यूज़ होता है। फिर स्नफिंग भी करते हैं, नाक के द्वारा तंबाकू का सेवन किया जाता है। तो डिफरेंट तरीके से होते हैं, और जिस भी रास्ते से अपन यूज़ करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, उसके कारण उससे रिलेटेड कैंसर होते हैं। जैसे मुंह का अगर तंबाकू की बात करें, जो मुंह से खाया जाता है, उसके कारण मुंह गले का कैंसर होते हैं। और जैसे स्नफिंग करते हैं उससे नाक का कैंसर होता है, ओरोफेरिंग्स का कैंसर होता है, फेफड़े का कैंसर होता है। स्मोकिंग के कारण फेफड़े का कैंसर होता है। इन सब के कारण अप्रॉक्सीमेटली 20 तरह के कैंसर हमारे शरीर में तंबाकू के कारण होते हैं, जिन्हें तंबाकू जनित कैंसर बोलते हैं। इनमें जो कॉमनेस्ट कैंसर है वो है फेफड़े का कैंसर, मुंह और गले का कैंसर, आहारनाल का कैंसर, आमाशय का कैंसर, अग्नाशय यानी पेनक्रियास का कैंसर। फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर भी इससे रिलेट हुए हैं, इसके कारण होते हैं। ल्यूकीमिया तरह के जो कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर जो होते हैं, वो भी तंबाकू के कारक हैं। पेशाब की थैली का कैंसर, ये सारे कैंसर जो हैं वो तंबाकू से के कारण होते हैं। जी सर, कैंसर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, महिलाओं और पुरुषों में, मेल्स और फीमेल्स में, क्या कुछ ऐसे कॉमन कैंसर भी हैं जो दोनों में हो सकते हैं? जी, जो कॉमन कैंसर तंबाकू के कारण अगर अपन बात करें, वो है मुंह और गले का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, अग्नाशय यानी पेनक्रियाटिक कैंसर है, पेशाब की थैली का कैंसर है। ये तंबाकू जनित कैंसर्स होते हैं जो दोनों में हो सकते हैं। और जो बाकी जो कैंसर जैसे ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर जैसे मैंने आपको बताया, वो भी तंबाकू जनित हो सकता है। जी सर, किस तरह से हम इन कैंसर्स को होने से रोक सकते हैं? क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बच्चे से लेके जवान या बुजुर्ग हैं, हर किसी को कैंसर की कहीं ना कहीं एक घर में एक पेशेंट कैंसर का मिल सकता है आजकल। तो किस तरह से इन कैंसर को हम कम कर सकते हैं? क्या आप कहना चाहेंगे लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए? एज अ डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको कुछ डेटा डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारे देश में कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। जी। और अप्रॉक्सीमेटली अभी ग्लोबेकॉन के जो लेटेस्ट डेटा हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख नए कैंसर केसेस हमारे देश में हर साल ऐड हो जाते हैं। जी। और उसके कारण अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख लोगों का कैंसर के कारण डेथ हो जाता है। जी। सो ये वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कारण जो है कैंसर का, जैसा कि तंबाकू है, अल्कोहल का इंटेक है,
लाइफस्टाइल चेंजेस जो हो रहे हैं, फास्ट फूड जो खाया जा रहा है, जो पोल्यूशन जो इंक्रीज़ हो रहा है, इसके अलावा वायरल कॉजेज़ होते हैं जिसमें कि हेपेटाइटिस वायरस जिसके कारण कि हमारे लिवर कैंसर होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण सर्विक्स का, पेनिस का, इन सब का कैंसर होता है, ओरोफेरिंजियल कैंसर होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जिससे लिम्फोमा होता है, हमेशा ये वायरस के कारण होने वाले कैंसर्स हैं। इसके अलावा कुछ कैंसर जो है वो फैमिलीज़ में जेनेटिक चेंजेस जो होते हैं, फैमिलियल कैंसर बोलते हैं उनको हम, या हेरिडिटरी कैंसर बोलते हैं, उनके अंदर होता है जिसमें जेनेटिक चेंजेस एक परिवार में हो जाते हैं, सेल्स के अंदर हो जाते हैं और वो फिर जीन्स में जनरेशन्स में जाता है। तो इसके कारण इसको हम फैमिलियल कैंसर बोलते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 8 से 10% फैमिलीज़ में लोगों में ऐसा टाइप का कैंसर होता है जी। तो ये मुख्य जो कारण ऐड हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में कैंसर होने के, उसमें पॉल्यूशन बहुत यूज़ का जो कारण है वो है, पेस्टिसाइड का जो यूज़ हो रहा है, हर्बिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, वो एक कारक है कैंसर का। ये मुख्य कारण ऐड हो गए हैं तंबाकू के अलावा लास्ट 8 to 10 ईयर्स में, जो कि कैंसर कारक है, और इसी कारण हमारे देश के अंदर कैंसर का इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है। WHO के अपन डेटा देखें तो WHO ये बोलता है कि हिंदुस्तान में 9 लोगों में से 1 को कैंसर होगा। अब आप हमारी पॉपुलेशन देख लीजिए कितनी, और उसको आप अगर आप मैनेज करेंगे तो कितने लोगों को कैंसर होने वाला है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के अंदर। तो ये बहुत चिंता का विषय है। कारण हम जानते हैं सारे कि कैंसर के कारण क्या हैं, और इन कारणों को अगर रोक दें, जो भी अपन ने डिस्कस किए, तो हम ये कह सकते हैं कि 60% कैंसर जो हमारे देश में, हमारे समाज में होते हैं, उसको हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जी सर, आपने बताया कि बहुत सारे कॉमन कैंसर्स भी होते हैं जो मेल फीमेल्स में होते हैं, लेकिन उनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? क्योंकि ये एक बड़ी बीमारी है, सिम्टम्स एकदम से समझ में नहीं आते, लेकिन ऐसे कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाके बताना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये शंका है कि हो सकता है मैं बीमार हूँ? क्या वो सिम्टम्स हो सकते हैं? देखिए, जो कॉमन सिम्टम्स जैसे हर एक कैंसर का अपने अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे मुंह और गले, कॉमन कैंसर्स की बात करें, मुंह और गले का कैंसर जो तंबाकू और अल्कोहल के कारण होता है, उसमें मुंह में कोई सफ़ेद चकत्ता या लाल चकत्ता बन जाता है, जैसे हम ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, जो कि इनिशियल स्टेजेस ऑफ कैंसर है। इनिशियल उनसे फिर ये प्रिवेंटेबल है, और इसका जो सफ़ेद चकत्ता या लाल चकत्ता मुँह में बन सकता है। दूसरा, छाला हो गया मुंह के अंदर, कोई छाला है जो आपके 15-20 दिन या 1 महीने के ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुआ है मुंह के अंदर, गले में गांठ होना है, वज़न कम होना है, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। फेफड़े के कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं, उसमें खांसी आना है, जो कि आपने मान लो ट्रीटमेंट लिया नहीं ठीक हो रहा है, या मुंह से बलगम के साथ में खून आ रहा हो, वज़न कम हो रहा हो, ये कारण हो सकते हैं। और जो ग्रीवा का कैंसर फीमेल्स में कॉमन है, उसमें पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग होती है, या डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहा है, या ब्लीडिंग हो रही है, तो वो एक सिम्टम है उनको कैंसर होने का। तो ये कॉमन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं इन कैंसर पेशेंट्स के अंदर। और सर, किस तरह से, क्योंकि किसी को जब पता चलता है कि मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो उसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अब कैंसर एक बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन इसका इलाज भी संभव हुआ है। हमारे जो साइंस है उसने बहुत तरक्की की है, तो किस तरह से इन कैंसर्स का इलाज किया जाता है? जैसा कि सिम्टम्स अपन ने डिस्कस किया, अगर किसी को कोई भी छाला, गांठ शरीर में हो रही है, या वज़न कम हो रहा है, ड्रास्टिक रिडक्शन हो गया, मान लो कि 1 महीने में 3-4 किलो कम हो गया एकदम से वज़न कम, या पेट में आफरा आ रहा है, पानी भर रहा है, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये हो सकते हैं कैंसर कारक हो। तो ऐसा कुछ भी हो तो आपको जल्दी से जल्दी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। जब भी आप विशेषज्ञ से मिलेंगे तो वो आपके कुछ टेस्ट करेंगे, वो एक आपकी हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, क्या सिम्टम हुआ, कब से हुआ, क्यों हुआ, एग्ज़ामिन करते हैं हम लोग पेशेंट को, पूरा शरीर की जांच करते हैं, और उसके बाद हमें थोड़ा सा आइडिया लगता है कि ये संभावनाएं हैं। फिर हम इनको इन्वेस्टिगेशंस, जांचें लिख देते हैं। जांचों में जनरली से मुंह में कुछ छाला हुआ या फेफड़े में कोई गांठ हुई तो एक बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है जी। हमारे समाज में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि बायोप्सी करेंगे तो कैंसर फैल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। जब तक कोई छाला या गांठ में बायोप्सी करके कंफर्म नहीं करेंगे तो मालूम कैसे चलेगा कैंसर है कि नहीं। और दूसरा, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बायोप्सी करके हम ये मालूम तो करते ही हैं कि कैंसर है, दूसरा ये भी मालूम करते हैं कि किस टाइप का कैंसर है। तो कैंसर के भी कई प्रकार होते हैं और उस पर स्टडीज़ होती हैं, मार्कर स्टडीज़ वगैरह होती हैं,
वो सब करना ज़रूरी है, ताकि हमें ये मालूम चल जाए कि इनको किस तरह का कैंसर है, और उससे रिलेटेड बायोप्सी के बाद में हम बाकी टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, इमेजिंग करते हैं जिसमें सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी, पेट स्कैन, ये सब टेस्ट होते हैं जिससे शरीर में ये कैंसर कितना फैला हुआ है वो हमें जानना ज़रूरी है, जिसे हम स्टेजिंग भी बोलते हैं। जी जी। जनरली देखिए कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, 2, 3 और 4, वो फैलाव के हिसाब से होते हैं जी। जो स्टेज 1 या 2 का कैंसर होता है वो जहाँ पे उत्पन्न हुआ है जनरली वहीं पे होता है। स्टेज 3 का कैंसर शरीर में थोड़ा फैला हुआ होता है। स्टेज 4 का कैंसर शरीर में कई भागों में फैला हुआ होता है। क्योंकि हर एक कैंसर के स्टेज का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, तो हमें इन जांचों से ये मालूम चलता है कि इनके शरीर में किस टाइप का कैंसर है, कितना फैला हुआ है और इनकी शारीरिक अवस्था कैसी है, जनरल कंडीशन कैसी, हमें जानना जरूरी है। क्योंकि किस तरह का ट्रीटमेंट वो मनुष्य झेल पाएगा वो हमें समझना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करके फिर एक प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट बनता है इनके लिए कि किस तरीके से ट्रीट किया जाए। ऑपरेशन करना है, रेडिएशन थेरेपी देना है या कीमोथेरेपी देना है, या इनका मिक्स प्रोटोकॉल्स भी होते हैं कि इनको रेडिएशन देना है उसके बाद सर्जरी करना है, या कीमो देना है या ओनली कीमोथेरेपी देना है। वो सब इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करके ही एक प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट बनता है और उसको किया जाता है। सर, अभी आपने ट्रीटमेंट की बात की कि कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है, रेडियोथेरेपी भी ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या हर तरह के कैंसर के लिए या हर स्टेज पर कैंसर के लिए सर्जरी की ही ज़रूरत होती है, या हर तरह के कैंसर के लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की ही ज़रूरत होती है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि 4 स्टेज होता है सॉलिड ट्यूमर जैसे हम बोलते हैं उनके कैंसर का। जो ब्लड कैंसर होता है ना उसमें सर्जरी नहीं होती। ब्लड कैंसर में जनरली कीमोथेरेपी या कभी कभी रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है। बाकी जैसे मुंह और गले का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर है, लंग कैंसर है, या सॉलिड ट्यूमर कैंसर भी बोलते हैं हम इनको, इनके अंदर जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो डिपेंड करता है कि स्टेज क्या है। जनरली आरंभिक अवस्था का कैंसर होता है, लाइक स्टेज 1 और स्टेज 2 का कैंसर होता है, तो वो 1 या 2 मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट लाइक ऑपरेशन या रेडिएशन या इन्हीं से ही ठीक हो जाता है। उसमें हमें आगे का जो ट्रीटमेंट है वो रेडिएशन या कीमोथेरेपी नहीं देना होता है। लेकिन थोड़ा सा भी एडवांस अगर कैंसर होता है या रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, तब हमें तीनों मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी, तीनों प्रोटोकॉल्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि पेशेंट के कैंसर को हम उसके शरीर से जड़ से ख़त्म कर दें और उसका बहुत अच्छा उसको रिजल्ट मिले जी। तो ये डिपेंड करता है कि स्टेज क्या है कैंसर का, दूसरा पेशेंट की शारीरिक अवस्था क्या है, किस तरह का इलाज उनका शरीर झेल पाएगा। कुछ यंग पेशेंट्स होते हैं तो वो पूरा मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट झेल पाते हैं, लेकिन जो कमज़ोर पेशेंट होते हैं, मरीज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, उम्र ज़्यादा है, उनमें फिर हम 1 या 2 मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट से ही उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और सर, जैसे किसी को कैंसर हुआ, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट भी ठीक चल रहा है, ट्रीटमेंट के बाद किस तरह के प्रिकॉशंस उन्हें लेने चाहिए, किस तरह की लाइफस्टाइल उन्हें जीनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट अम्ब्रेला स्टेटमेंट तो ये रहेगा कि सब आपको शुद्ध खाना है जी। अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, योगा मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, ताज़ा खाना खाएं, फ्रेशली कुक्ड फूड लें, बासी चीज़ें ना लें, सुबह एक दिनचर्या बनाए उसको फॉलो करें जिसमें कि योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज सब होना चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। हर एक कैंसर का एक अपना एक प्रोटोकॉल ऑफ फॉलोअप होता है हमारे लिए। जैसे कॉमन कैंसर की बात करें, मुंह और गले का कैंसर है तंबाकू जन्य, तो जैसे कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया पेशेंट का, तो उसको हम हर 3 महीने में एक बार ज़रूर बुलाते हैं जी। और उनसे पूछते हैं कि उनकी शारीरिक अवस्था कैसी है, कोई नया सिम्टम तो डेवलप नहीं हुआ है। जो ट्रीटमेंट हम रेडिएशन, कीमोथेरेपी या सर्जरी करते हैं ना, इनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो हम देखते हैं कि इनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं। उसका अगर हमें कोई ट्रीटमेंट उस टाइम पे देना है तो वो एडवाइस किया जाता है। जनरली साल में एक बार हम लोग टेस्ट करते हैं कि उनके शरीर में दोबारा कैंसर तो नहीं आया, उनका जनरल कंडीशन होता है कैसा है। तो 3 मंथली प्रोटोकॉल जो हम फॉलो करते हैं वो 3 साल तक जनरली करते हैं, और 3 साल से लेके 5 या 6 साल तक हम 6 मंथ्स में एक बार बुलाते हैं, फिर 1-1, 1.5 साल में बुलाते हैं। सर, कई बार ये सुनने में भी आता है कि जैसे हमने ट्रीटमेंट का उपचार कैंसर का उपचार करवा लिया, ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है, कुछ हद तक वो क्योर भी हुआ है, लेकिन क्या ऐसी संभावनाएं भी होती हैं कि वापस उस जगह पर कैंसर फैल जाए या शरीर के दूसरे अंगों में भी फैलना शुरू हो जाए, उससे शरीर के दूसरे अंग भी प्रभावित होते हैं? क्या ऐसा भी होता है कि कैंसर फैलता भी है? जी, देखिए, कैंसर
कैंसर क्या है? कैंसर हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं उनका एक अनियंत्रित डिवीजन होता है। हमारे शरीर सेल्स से बना होता है और हर एक सेल का अपना एक काम होता है। जैसे बोन का सेल होगा तो बोन ही बनाएगा, वो बाकी ऑर्गन नहीं बनाएगा। आँख का सेल है तो आँख के टिश्यू ही बनाएगा, जीभ का सेल है तो जीभ ही बनाएगा। बट कैंसर में क्या होता है कि सेल में ऐसे चेंजेस हो जाते हैं उनके गुणसूत्रों के अंदर, जीन्स के अंदर, कि वो अनियंत्रित तरीके से डिवाइड करती है, बढ़ती जाती है और एक गांठ बन जाती है, छाला बन जाता है। और धीरे धीरे ये छाला जो है हमारे लिम्फेटिक्स और ब्लड सर्कुलेशन से लिम्फ नोड्स में या ब्लड से होता हुआ शरीर के विभिन्न अंगों में वो सेल चले जाता है और वहाँ ग्रो करता है। तो इसे हम मेटास्टेटिक कैंसर भी बोलते हैं। कैंसर का जब इलाज नहीं कराएंगे तो वो गांठ बढ़ती जाएगी, शरीर में फैलेगी। और अगर कैंसर का अपन इलाज कराते हैं, उसका असर अच्छा, पेशेंट को रिजल्ट अच्छा आएगा, तो उस स्थिति के अंदर फॉलोअप पे हम जरूर बुलाते हैं, क्योंकि कैंसर के आने की संभावनाएं शरीर में रहती हैं और इसीलिए फॉलोअप प्रोटोकॉल रखा जाता है फॉर 8 to 10 ईयर्स की बीच बीच में देख लें। अगर कोई सिम्टम पेशेंट को है तो वो पहले भी आ सकते हैं और हम जब एग्जामिन करते हैं तो देखते हैं कि कहीं शरीर में उसका कैंसर आया है नहीं है। तो कैंसर की प्रकृति होती है वापस आने की, बट वो ना आए उसके लिए हम जांच करते रहते हैं पेशेंट्स को। उससे रिलेटेड क्या उनके खान पीन में, लाइफस्टाइल में कुछ अगर दवाइयाँ देनी है हमें कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर में से टमॉक्सिफेन देते हैं या लेट्रोजोल वगैरह की दवाइयाँ देते हैं, वो 8-8, 10-10 साल चलती है लगातार स्तन कैंसर के अंदर। तो ये सब दिया जाता है ताकि उसके शरीर में वापस कैंसर ना आए। सर, क्या कुछ ऐसे भी कैंसर्स होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में आते हैं, जेनेटिक कैंसर जिसको बोलते हैं या जेनेटिक बीमारियां जिनको बोलते हैं, क्या ऐसा भी कुछ होता है सर? डेफिनेटली। देखिए 8 to 10% ऑफ कैंसर जो हमारे शरीर में होते हैं वो आनुवंशिक होते हैं जी। जो कॉमन कैंसर जो आनुवंशिक से रिलेटेड हैं उनमें स्तन का कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, पैनक्रियाटिक कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है। ये कैंसर आनुवंशिक पाए गए हैं और इनके अंदर अगर फैमिली में यंग एज में किसी को कैंसर हुआ है तो उसके आनुवंशिक होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो इन कैंसर में जैसे हम जब भी पेशेंट हमारे पास में आता है तो उसमें डिटेल उनका हिस्ट्री लेते हैं कि भाई उनको कैसे परिवार में किसी को हुआ, तो किस एज में हुआ, किस टाइप का कैंसर हुआ। तो इनको हम हेरिडिटरी कैंसर, हेरिडिटरी ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर या फैमिलियल कैंसर्स बोलते हैं जो आनुवंशिक होते हैं। आजकल हमारे पास ऐसी तकनीक है कि हम उन कैंसर के सेल्स को जो मरीज़ में कैंसर बना है उसका एनालिसिस कर सकते हैं और एनालिसिस करके ये कह सकते हैं कि ये कैंसर इनके आनुवंशिक है या नहीं। तो उसका डायग्नोसिस हो जाता है। और अगर मान लो वो हो गया डायग्नोसिस पॉजिटिव है, मान लो BRCA1 जो टेस्ट होता है, जीन का टेस्ट होता है, BRCA2 टेस्ट होता है, P53 का टेस्ट होता है, ये जीन्स के टेस्ट होते हैं। अगर ये पॉजिटिव हो उस फैमिली में तो हम उस फैमिली को काउंसिल करते हैं कि आप में इस तरह के कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और इनको ना हो और इनको कैसे अपन अर्ली डायग्नोसिस करे लिए, उसके लिए डिफरेंट एज ग्रुप के ऊपर उनके टेस्ट किए जाते हैं पूरे परिवार के जी। तो ये सब व्यवस्थाएं हमारे महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में मौजूद हैं। जेनेटिक लैब है हमारे यहाँ पे और सारी इस तरह की काउंसलिंग की जाती है, समझाइश की जाती है, डायग्नोसिस किया जाता है और प्रिवेंट भी किया जाता है कैंसर को। सर, कुछ भ्रांतियां ऐसी होती हैं दिमाग में चलती हैं कि अगर किसी को कैंसर हुआ है तो उसके साथ बैठना नहीं है, उसके साथ खाना नहीं खाना है या छूना नहीं है, कि अगर हम इसके साथ बैठेंगे तो हो सकता है ये कैंसर हमें भी हो जाए। ये कुछ भ्रांतियां हैं। तो सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में ऐसा है या वाकई में ये भ्रांतियां हैं? ये भ्रांतियां ही है जी, बिल्कुल। देखिए, कोई भी चीज़, जैसे अभी कोविड आया, आपने देखा कोविड कैसे फैलता है, वायरस होता है, खांसी जुकाम खांसी हुई तो वायरस कण फैलते हैं और शरीर में जाते हैं। कैंसर हमारे बॉडी के अंदर सेल होता है, इसमें जेनेटिक चेंजेस से होता है। तो कैंसर सेल्स कभी भी ऐसे साथ बात करने से, बैठने से, खान पीन से, सह आचार्य से कभी भी नहीं फैलता एक दूसरे में। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ सकता है, लेकिन पास में बैठने से, खान पान करने से, बात करने से नहीं फैलता, कभी भी नहीं फैलता जी। सर, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, क्योंकि आपका जो शरीर है बिल्कुल एक हैवी बॉडी है और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी वर्कआउट करते होंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आज नो टबैको डे पर कि किस तरह की लाइफस्टाइल अपनाएं? देखिए, लाइफस्टाइल के अंदर ये है कि आप सुबह जल्दी उठें, योगा मेडिटेशन करें,
इवनिंग में सूर्यास्त से पहले एक्सरसाइज ज़रूर करें। जी। खान पीन में बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने जो खान पीन है उसके अंदर जो प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, फैट कम होना चाहिए, एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। जो भी खाएं, एक तो वेजिटेरियन डाइट लें, और वेजिटेरियन डाइट के अंदर फ्रेश होना चाहिए सब कुछ, बासी नहीं होना चाहिए, और नियमित खान पीन होना चाहिए। ये नहीं कि बीच में खा लिया फिर छोड़ दिया, शाम को नहीं। तो एक नियमित खान पान का दिनचर्या बनाएं। ये लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो ज़रूर, अपना शरीर तंदुरुस्त तभी रहता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज अपनी दिनचर्या में ज़रूर रखें, एटलीस्ट हाफ एन आवर तो अपने शरीर को आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, ज़रूरी है इसके लिए। और इन सब से जो ये लाइफस्टाइल अपन अपने दिनचर्या अपने ज़िंदगी में डाल लेते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमारा मन और शरीर स्वस्थ रहता है। स्पिरिचुअल एक क्वेश्चन होता है, स्पिरिचुअली भी थोड़ा सा आप अपने जिस भी धर्म को कम को मानते हैं उसको अच्छी तरह करें, तो वो भी हमारे मन पे बहुत अच्छा असर डालता है। सर, हम महिलाओं की हम बात करते हैं तो महिलाएं ज़्यादातर वक्त अपना रसोई में गुजारती हैं, जो गृहिणियां होती हैं। और हमारी रसोई में तो सर इतनी चीज़ें होती हैं, हल्दी होती है, दालचीनी होती है, काला जीरा होता है, दाना मेथी होती है, करी के पत्ते होते हैं, जो नीम के पत्ते होते हैं। ये भी बहुत से उपचारों में काम आते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे थे, कभी सर्दी गर्मी होती थी तो जायफल घिस के नानी दे देती थी, या पुरानी मदर्स जो होती है वो घरेलू उपचार करती हैं। सर, तो किस तरह से घरेलू नुस्खों को अपनाकर या आयुर्वेद की पद्धति को भी अपनाकर अगर हम उसको भी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो कितना अच्छा रहता है, या कितना शरीर के लिए फायदेमंद रहता है? ये फायदा ही फायदा है जी। देखिए, जैसा आपने पूरा बताया, जो हमारी नानी जी करते थे और वो आपको इतना फायदा हुआ उस टाइम पे, वो हमें करना चाहिए। तो आयुर्वेद में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इससे बहुत अपना शरीर स्वस्थ भी रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है। फ्रेश चीज़ें, ताज़ा चीज़ें खाने से ये सब करना चाहिए। इससे हमारा शरीर मन सारा स्वस्थ रहता है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और जो हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है आयुर्वेद पद्धति से, कई तरह की नेचुरोपैथीज़ होती हैं, उससे डिटॉक्सिफिकेशन भी हमारे शरीर का होता है। तो ये तो दिनचर्या में आना चाहिए और ये करना चाहिए सभी को। सर, जैसे मैंने मेरे बचपन की बात बताई कि मुझे बचपन की बहुत सी चीज़ें याद है कि हम ये करते थे। सर, अगर आपके बचपन की हम बात करते हैं तो कुछ मेमोरीज याद है कि बचपन में किस तरह के थे, क्या शरारत करते थे, क्या मस्ती होती थी? क्योंकि उस टाइम जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, चाचा मामा ताऊ सब एक साथ रहा करते थे, भाई बहन होते थे। तो किस तरह की कुछ मेमोरीज हैं जहन में? मेरा जन्म जो है वो श्री माधोपुर सीकर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, और हमारे चाचा जी और हम ताऊ जी सब साथ ही रहते थे, एक ही घर में रहते थे। छोटे भाई ही थे, बड़े भाई भी हमारे थे। तो मेमोरीज ये है कि सबसे अच्छी चीज़ जो उस टाइम पे थी कि हम सब शाम को एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते थे, तो एक बड़ा अच्छा लगता था जी। क्योंकि सारा परिवार एक साथ रहता था, मज़ा आता था उसमें, बहुत ही खुशी। वो जब क्षण आज भी मैं महसूस करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है जी। अब तो सब अपने अपने काम में लग गए हैं, फंस गए हैं बट वो लाइफ बहुत अच्छा था। गांव का जो एनवायरनमेंट था, पॉल्यूशन फ्री था, वहाँ पे ताज़ा सब्जियाँ मिल जाती थी, व्यवस्थाएं अच्छी थी, तो बड़ा मज़ा आता था। सर, आज भी जब हम शहर की भाग दौड़ से थक जाते हैं तो सुकून के कुछ पल बिताने के लिए वहीं गांव की मिट्टी की तरफ रुख करते हैं कि थोड़ी शुद्ध सांस भी आएगी और एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो मुझे तो सर याद आता है जब छोटे थे सब साथ में त्यौहार मनाया करते थे, तो त्योहारों का भी मज़ा अलग ही हुआ करता था जी। देखिए, उस टाइम पे ये था कि सिर्फ दीपावली, होली है, जो भी अपने परंपरागत त्यौहार हैं, तो सब एकदम तैयार हो जाते थे, शाम को पटाखे छुड़ाना है जी। फिर हमारे यहाँ ये ज़रूर था कि हम दीपावली पे हमारे बाबा जी, जो दादाजी से श्री कल्याणमल जी खुटेटा, उनके साथ मंदिर ले जाते थे वो हमको। तो शाम को पूजन के बाद में सबके ढोक देना है, बड़ों को, ताऊ जी, ताई जी, चाचाओं के घर जाना, वहाँ पे ढोक देना, मिठाई खाना, मंदिरों में जाना, वहाँ पे पूजा अर्चना करना। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि ये उस टाइम पे हमको ये बताया गया और हमने किया, और आज भी वो दिन हमें याद आते हैं कि कितना मज़ा आता था उस टाइम पे त्योहारों को, जब आप सह परिवार मनाते हैं अपने बुजुर्गों के साथ में, अपने भाइयों के साथ में, तो बहुत मज़ा आता है जी। सर, आज आपको पूरी दुनिया जानती है, आपका अच्छा खासा नाम है, आप एक बहुत बड़े कैंसर सर्जन हैं, लेकिन अगर हम बचपन वाले नितिन खुटेटा जी की हम बात करते हैं तो स्कूल में क्या इतने ही स्टूडियस थे या कुछ वहाँ पर भी शरारतें हुआ करती थी? किस तरह के स्टूडेंट रहे सर आप? मैं ज़्यादा शरारत नहीं करता था जी। तो
मेरा जो मुझे याद है वो ये था कि जो पढ़ना है, बाकी दोस्तों के, फ्रेंड्स के, भाइयों के साथ में खेलना है। तो एक नियमित दिनचर्या थी जो मेरी माताजी श्रीमती राज खुटेटा जी और पिताजी डॉक्टर श्यामलाल खुटेटा जी ने डाली थी, तो वही फॉलो करते थे, बट शरारती नहीं था। अच्छा सर, आपने एमबीबीएस किया है और मैंने सुना है कि जब हम डेंटल मेडिकल कॉलेज में हम जब जाते हैं तो वहाँ का भी अलग ही माहौल होता है। नए जब हमारे सीनियर्स जो होते हैं वो हमें बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं और एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है जो ताउम्र रहती है। मेडिकल कॉलेज की कुछ यादें सर याद है? मेडिकल कॉलेज में जब हमारा एमबीबीएस मैंने एसएमएस से ही किया है, यहीं से मैंने एमबीबीएस और एमएस जनरल सर्जरी किया है। और तो जब हमारा एंट्रेंस हुआ तो उस टाइम पे हमारे सीनियर्स, जिसे हम पहले रैगिंग, अब रैगिंग बोलते हैं, पहले भी हम, ये बेसिकली दोस्ताना होता है, जिससे आप अपने सीनियर्स को जानते हो, आपसे बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, इवन टीचिंग में हेल्प करते हैं। तो ये सब चलता रहता था। फिर हमारे लिटरेरी वीक्स वगैरह होते थे, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, हम बताते कैसे करना है। तो इस तरीके की सारी एक्टिविटीज़ एमबीबीएस के टाइम पे बहुत अपने ग्रुप्स में, अपने बैच के साथ, सीनियर्स के साथ में बहुत की हुई। जी सर, जब भी हम जीवन में पहली बार कुछ करते हैं तो वो हमें हमेशा याद रहता है। आप एक कैंसर सर्जन हैं, जब पहली सर्जरी आपने की थी, क्या वो मन में भाव थे, क्या हाथ कांपे थे या कभी कुछ डर रहा? उस पहली सर्जरी का एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे। मेरा जब एमएस जनरल सर्जरी में यहाँ पे हुआ और मैं डॉक्टर डीके कासलीवाल साहब हमारे प्रोफेसर एंड हेड थे उस टाइम पे डिपार्टमेंट के, उनके अंडर में मैंने किया है। और जब पहली बार हम थिएटर में गए तो बड़ा जब ऑपरेट कर रहे थे सर हमारे, तो थोड़ा सा चक्कर आया मुझे कि बट क्योंकि मुझे करना था एमएस जनरल सर्जरी तो मैंने किया। और जो फर्स्ट सर्जरी सर के साथ असिस्ट की तो डेफिनेटली आप जब अपने बॉस के साथ, इतने बड़े सर्जन के साथ खड़े होते हो तो थोड़ा सा आप घबराते हो। फिर धीरे धीरे सर ने हर चीज़ हमें सिखाई और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे गुरु डॉक्टर डीके कासलीवाल साहब, डॉक्टर मुकेश शर्मा साहब, डॉक्टर जीके अग्रवाल साहब, डॉक्टर राजगोविंद शर्मा साहब रहे हैं और उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के फिर ये सर्जरी वगैरह सिखाई, तो हम थोड़ा कुछ कर पा रहे हैं आज की तारीख में। और सर ये बहुत अच्छी बात है कि आप उन पेशेंट्स के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको हौसला देना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सर बीइंग अ लेडी मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगी कि महिलाओं में भी कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जो सिर्फ महिलाओं में ही होते हैं, और आफ्टर मैरिज या आफ्टर बेबी भी बहुत सारे कैंसर्स हो सकते हैं। चाहे ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो जनरली बच्चों को फीडिंग कराने के बाद में महिलाओं में होता है, ऐसा मुझे लगता है। सर्वाइकल कैंसर जो अभी इन दिनों में कैंपेन भी बहुत चल रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के प्रोटेक्शन के लिए, तो सर ये जो दो कैंसर्स होते हैं जो महिलाओं में होते हैं, इनके बारे में हम जानना चाहेंगे। क्या इनके सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या इनके प्रिकॉशंस हो सकते हैं? देखिए, जो कॉमनेस्ट कैंसर फीमेल्स में अगर अपन देखें तो पूरे विश्व में आज की तारीख में कॉमनेस्ट कैंसर फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है। इंडिया में आज के 5-7 साल पहले सर्विक्स कैंसर कॉमनेस्ट था, जिसे ग्रीवा का कैंसर ही बोलते हैं, बट आज की तारीख में ब्रेस्ट कैंसर कॉमनेस्ट है। जो कॉमन सिम्टम्स फीमेल्स हमारे पास आती हैं, लेडीज आती हैं ब्रेस्ट कैंसर का लेके, उनमें है निप्पल डिस्चार्ज जो कि लाल रंग का होता है या हरे रंग का, या स्तन में गांठ हो जाती है उसके कारण आती है, या एक्जिला कांख में गांठ हो जाती है उसके कारण आती है, या वजन कम होना है, पेट में पानी भरना है, कमर की हड्डी में दर्द होना है, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के। जो सर्वाइकल कैंसर के कॉमन सिम्टम्स हैं उनमें पोस्टकोटल ब्लीडिंग है, या फिर डिस्चार्ज जो होता है वो होना है, ब्लीडिंग होना है पर वजाइना में, ये सिम्टम्स लेके, या पेट में गांठ होना है, पेट में पानी भरना है, ओवेरियन कैंसर में कारण होता है, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं, ये पेशेंट्स लेके आते हैं हमारे। जी सर, तो किस तरह से हम इनका उपचार कर सकते हैं? क्या इनिशियल लेवल पे पता चलता है तो इनका उपचार संभव है, और इनके उपचार में किस तरह की पद्धतियों को अपनाया जाता है? जी डेफिनेटली, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपने को यहाँ पे मुझे बतानी है अपने लेडीज़ को जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उनको, कि अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर करें। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 20 साल की उम्र के बाद में हर लेडी को, हर बच्ची को करना चाहिए, हर फीमेल को करना चाहिए। ये सिंपल टेक्निक होती है जिसमें वो खुद कर सकते हैं, और वो पीरियड्स जो होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसके 5 या 6 दिन बाद में करें। उससे क्या होता है कि उनको अपने स्तन के बारे में मालूम चलता है कि कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसी है। उसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं, लाइक स्किन में चेंजेस आ गए, या निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है जो लाल रंग का या हरे रंग का है,
या फिर अगर उनके गांठ महसूस हो रही है स्तन के अंदर तो वो उनको जल्दी मालूम चल जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गांठ मालूम चल जाएगी, जो कि एक अर्ली कैंसर है अगर होता है तो वो, और उसका इलाज करने से उसकी क्योर रेट बहुत अच्छी होती है, वो क्योर हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है सेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का, जी। तो ये ज़रूर करना चाहिए लेडीज़ को। जी सर, सर्वाइकल कैंसर की हम बात करते हैं तो महिलाओं में 9 से 26 साल की जो गर्ल्स होती हैं उनमें इसकी संभावना ज़्यादा होती है, और उसके लिए कुछ वैक्सीनेशन भी बने हुए हैं कि आपको इस एज में अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको इन कैंसर्स की प्रॉब्लम्स हो सकता है ना भी हो। इस बारे में सर बताएं। देखिए, सर्विक्स का कैंसर जो एज ग्रुप होता है, जिस एज ग्रुप में सर्विक्स का कैंसर होता है वो तो 45 to 50 प्लस लेडीज़ के अंदर, इसमें अर्ली कैंसर होना कम होता है। जब एक वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और 99% ऑफ कैंसर सर्विक्स का इसी वायरस के कारण होता है, राइट। तो ये कैंसर जो एक्सपोजर होता है पेशेंट को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होता है, उसके 10 से 12 साल बाद में डेवलप होता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी के होगा, इसके कारण कई तरह के रोग होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण, जिसमें कि वॉट्स होते हैं, जो अपने जनांग होते हैं वहाँ पे वॉट्स बन जाते हैं, पेप्यूल्स बन जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। तो जो बेस्ट चीज़ जो डेवलप हुई है और कैंसर के अंदर वो है कैंसर वैक्सीन, और कैंसर वैक्सीन सर्विक्स कैंसर का ही आया है। हेपेटाइटिस के कारण भी जो लीवर कैंसर है उसके कारण का ट्रीटमेंट हो जाता है वायरस का। यहाँ पे वैक्सीनेशन जो किया जाता है उसमें 3 तरह के वैक्सीन जो हैं अपने अभी मौजूद हैं मार्केट में, जो अवेलेबल हैं, और ये वैक्सीन 9 से 26 साल की उम्र में लगाने चाहिए। जितनी जल्दी लगाएं उतना फ़ायदा होगा, और उसमें 3 डोजेज दी जाती हैं। अभी हमारे देश में भी ये वैक्सीन आने वाला है जो कि सस्ता है। जो अभी जो वैक्सीन यूज़ हो रहा है वो शायद 4,500 1,000 रुपये का है। जो हमारे देश में इस साल में लास्ट तक आ जाएगा वो 200 या 300 या 400 रुपये का ही वैक्सीन होगा। और ये भी स्टडीज़ आई हैं कि एक डोज से भी बहुत अच्छा जो रिज़ल्ट आता है सर्वाइकल वैक्सीन का, तो वो लगना चाहिए। और एज ग्रुप का बहुत इम्पॉर्टेंट है। 9 से 26 साल की उम्र में बच्चियों को डेफिनेटली सर्विक्स कैंसर का वैक्सीन लगना चाहिए। और आप ये देखिएगा कि 90% ऑफ कैंसर जिन वायरसेस के कारण होते हैं वो इस वैक्सीन से प्रिवेंट हो जाता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है जिसके कारण कैंसर होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस स्ट्रेन 16 और 18 ये ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन्स होते हैं जिसके कारण कैंसर होता है, और इसी का वैक्सीन बना हुआ है। तो इसका क्योर मतलब वैक्सीन के कारण जो ताकत शरीर में बनती है, जो प्रिवेंशन होता है, वो 80% फीमेल्स में हो जाएगा। तो अगर मास लेवल पे लेडीज़ बच्चों का सर्विक्स लग जाएगा, सर्विक्स कैंसर का वैक्सीन लग जाएगा, तो ये कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम हो जाएगा। जी सर, यहाँ मैं अगर शहरी महिलाओं की बात ना करके ग्रामीण महिलाओं की अगर बात करती हूँ, तो ग्रामीण महिलाएं क्योंकि ज़्यादातर घर में रहती हैं, खेती बाड़ी करती हैं या घर बच्चे संभालने में रह जाती हैं, अपनी जो हेल्थ होती है उसके प्रति अवेयर नहीं हो पाती, कुछ प्रॉब्लम भी होती है लेकिन बताने से डरती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनकी काउंसलिंग किस तरह की जाए? देखिए, आपने सही बोला कि थोड़ा हिचकती हैं हमारे घर में लेडीज़, तो हमारे घर में बड़ी लेडीज़ भी हैं, उनको उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। जैसे ब्रेस्ट में गांठ है तो वो नहीं बताते कि सब गांठ है स्तन में, ठीक हो जाएगा, ऐसे ही टाइम निकाल देते हैं, वो कर लेते हैं। तो उनको बोलना चाहिए कि हाँ मेरे स्तन में गांठ है। अपने घर बड़ी बूढ़ी लेडीज़ होती हैं, उनसे मिलना चाहिए। डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, लेडी डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं आजकल, PHC CHC पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, तो वहाँ जाना चाहिए। कोई भी शरीर में नई चीज़ डेवलप हुई है, कोई गांठ, छाला या डिस्चार्ज हो रहा है मानो, तो वो ज़रूर जाके दिखाएं और ये ज़रूर कंफर्म करें कि ये जो गांठ है या छाला है या जो डिस्चार्ज हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है उसमें कैंसर का कारण तो नहीं है। और ये सारी व्यवस्थाएं आज गांव में हर जगह मौजूद हैं, सिंपल टेस्ट होते हैं, वो सब जगह अवेलेबल हैं। जी सर, समय की कुछ सीमाएं हैं, बात बहुत सारी और जानना चाहते हैं आपसे, लेकिन समय कह रहा है कि बस अब रुक जाइए। तो चलते चलते आज वर्ल्ड नो टबैको डे पर एक अच्छा सा संदेश जो हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत से दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बीमारियों से जूझ भी रहे हैं, तो उनको हौसला किस तरह मिले, किस तरह से बीमारी से लड़ने की ताकत मिले? देखिए, वर्ल्ड नो टोबैको डे है तो मैं कहूँगा से नो टू टबैको। टबैको का सेवन हमें पूरा की पूरा परिवार में समाज में बंद करना है।
दूसरा ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर जैसे मैंने बोला बीच बीच में कि कोई भी हमारे शरीर में गांठ, छाला या डिस्चार्ज या ब्लीडिंग वगैरह कुछ सिम्टम, कोई भी नया सिम्टम डेवलप हुआ है, तो अपने डॉक्टर से जितनी जल्दी हो सके जाके ज़रूर मिलें। उनसे रिलेटेड अगर कोई टेस्ट डॉक्टर साहब ने लिखे हैं वो पूरा करवाएं और कंफर्म करें। कोई भी गांठ या छाला है उसमें कैंसर है या नहीं है जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और ये सब जांचें आज सब जगह अवेलेबल है और ये इजीली की जा सकती है। हमारा जो हॉस्पिटल है महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में, एक छत के नीचे सारे टेस्ट हर तरह की कैंसर के अवेलेबल हैं और हर तरह की एक्सपर्टी जो हमारे पास जो फैकल्टी है रेडिएशन थेरेपी के अंदर, कीमोथेरेपी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सर्जरी का पूरी टीम अवेलेबल है जो कि आपके अगर ऐसा कोई संभव बीमारी है तो उसका संपूर्ण इलाज अपने स्टेट में, अपने यहाँ जयपुर में ही संभव है। जी सर, आज आप इस मंच पर आए हैं, बहुत सी आपने जानकारी दी, हमारे दर्शकों को भी बहुत सी जानकारी मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस मंच पर आने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। और अब दर्शकों से भी विदा लेना चाहेंगे, लेकिन एक संदेश मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी और एक प्रॉमिस आपसे लेना चाहूँगी कि टबैको या किसी भी तरह के नशे को ना कहें, क्योंकि ये केवल एक परिवार को ही नहीं, आसपास वालों को भी नुकसान पहुंचाता है। एक इंसान ही खत्म नहीं होता, पूरा पूरा परिवार खत्म हो जाता है। इसलिए से नो टू टबैको। नमस्कार।